भारत देश के छोटे से राज्य में एक गांव था रामपुर। रामपुर गांव के निवासी बहुत ही खुशहाल रहा करते थे। उसी गांव में एक मोहन नाम का किसान रहा करता था जो कि बहुत ही दुखी था। हे भगवान, तुमने मुझे ऐसी जिंदगी क्यों दी? ये रोज रोज के घुट घुट के जीने से तो अच्छा है एक ही दिन मार देते। मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मोहन अपनी गरीबी से परेशान नहीं था, बल्कि वह अपनी जालिम पत्नी से परेशान था। अजी सुनते हो, जरा यहाँ आओ। अरे भाग्यवान, अब क्या नई आफत आ पड़ी? क्यों चिल्ला रही हो मुझे? बकवास मत करो। तुम यहाँ आ रहे हो या मैं वहाँ आऊँ? अरे भाग्यवान, नहीं नहीं, तुम वहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। फिर मोहन अपने पत्नी के पास आ जाता है और कहता है, आ गया। अब बताओ क्या हुआ? तुम तो शांति से पूजा भी नहीं करने देती हो। बताओ क्या बात है? ए जी, एक बात बताओ, तुम किसकी पूजा कर रहे थे? अरे, दिखाई नहीं देता क्या तुम्हें? मैं श्री राम और माता सीता की पूजा कर रहा था। हाँ हाँ, दिखाई देता है, तभी तो पूछ रही हूँ। बताओ, तुम श्री राम जी की और श्री माता सीता की पूजा करने के योग्य हो क्या? तुम में कोई भी गुण श्री राम भगवान जैसी नहीं है। उन्होंने अपनी पत्नी को माँ रानी बना कर रखा था और तुम मुझे नौकरानी बना के रखे हो। बताओ, कोई गुण है क्या तुम में? अच्छा, तुम्हें रानी बनकर रहना है तो सुनो, सीता मैया रानी जरूर थी, पर उन्होंने 14 वर्ष का वनवास भी काटा था, वो भी बिना किसी झगड़े लड़ाई के, बिना कुछ बोले। अरे, मैं कौन सी तुम्हारे साथ खुश हूँ? मैं भी तो तुम्हारे साथ वनवास ही काट रही हूँ। जब से शादी हुई है कभी कोई सुख नहीं मिला। हाय रे मेरा नसीब, कैसा पति मिल गया मुझे। मेरे साथ भी यही हुआ। सोचा था सीता जैसी पत्नी आएगी घर, लेकिन आगे शुभ्रनखा जैसी। क्या क्या कहा आपने? क्या मैं शुभ्रनखा हूँ? आप मुझे ऐसा समझते हो? ठीक है, तो मैं आज से आपके साथ राक्षसों वाला ही बर्ताव करूँगी। अरे वाह, बोल तो ऐसे रही हो जैसे अब तक तुमने मुझे महाराजा की तरह प्यार किया। मोहन को यह पता नहीं था कि जोश जोश में बातों ही बातों में उसने अपनी बीबी से लड़ाई करके अपने खुद के पैरों पे ही कुल्हाड़ी मार ली। लड़ाई करने के बाद मोहन खेतों में काम करने के लिए चला जाता है। मोहन दिन भर खेतों में मेहनत करता है और जैसे ही शाम होती है वो अपने घर के लिए निकल जाता है। पर मोहन को क्या पता था, मोहन के घर जाते ही उसका क्या हाल होने वाला है। जैसे ही मोहन घर पहुंचा तो उसने देखा उसकी बीबी रानी घर में एक कोने में मुंह फुला के बैठी थी। रानी, ओ रानी, रानी, ओ रानी, मैं कब से आवाज दे रहा हूँ, तुम बहरी हो गई हो क्या? हाँ हाँ, मैं बहरी हो गई हूँ, तुम ऐसा ही समझ लो। ओह, लगता है तुम्हारी गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ। खैर छोड़ो, आज खेतों में बहुत काम किया है, भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। आज खाना नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने आज खाना नहीं बनाया। अरे, क्या मतलब नहीं बनाया? कहना क्या चाहती हो? मतलब खाना नहीं बनाया तो मैंने नहीं बनाया। वैसे भी मैं तो शुभनखा हूँ ना, और शुभनखा एक राक्षसनी थी, और राक्षसनी कौन सी खाना बनाती है। मैंने खाना नहीं बनाया और ना ही मैं बनाऊंगी। तुम्हें भूख लगी है तो तुम खुद बना के खा लो। हे ऊपर वाले, क्या दिन आ गए? एक तो मैं दिन रात खेतों में मेहनत करूं, ऊपर से मैं यहाँ घर पे भी आके खाना खुद ही बना कर खाऊं। खैर कोई बात नहीं, मैं खाना बना ही लेता हूँ। हो सकता है मेरे हाथों का खाना खा के इसका गुस्सा शांत हो जाए। खेतों में दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी, इतना थका होने के बाद भी मोहन रसोई में चला जाता है और खाना बनाने लगता है। मोहन थोड़ा सा सीधा साधा आदमी था। इसी बात का फ़ायदा उसकी पत्नी रानी उठाती थी और अपनी हर बात मनवा लेती थी। मोहन ने खाना बनाया और अपनी पत्नी को भी खाना खिलाया, लेकिन रानी का गुस्सा टस से मस नहीं हुआ। वो गुस्से में ही खाना खा रही थी। अगले दिन भी रानी गुस्से में ही थी। सुबह
मोहन बिना उससे बात किए खेतों में काम करने के लिए चला गया और दिन भर कड़ी मेहनत की और शाम को जब वापस आया तो घर सेम सेम जैसा वो छोड़ के गया था सेम वैसा ही था। रानी ने घर का एक पत्ता भी नहीं हिलाया था और वैसे ही मुंह फुला के बैठी हुई थी। अरे यह क्या रानी, तुमने आज भी घर सफाई नहीं किया? मैं जिस तरह घर छोड़ के गया था बिल्कुल वैसा ही है। हाँ, मैं क्यों करूँ सफाई? राक्षसों को तो गंदगी पसंद है। अगर तुम्हें गंदगी नहीं पसंद है तो तुम खुद साफ कर लो ना। अरे इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? अरे ये सब छोड़ो, चलो कम से कम मुझे खाना तो दे दो। नहीं, मैं आज भी आपको खाना नहीं दूंगी। अगर तुम्हें भूख लगी है तो तुम खुद बनाओ और खुद खाओ। मोहन समझ गया था कि आज भी उसे खुद ही खाना बनाना होगा और वो सीधा रसोई घर में गया और खाना बनाने लगा। यह सिलसिला 3 से 4 दिन तक चलता रहा और रानी घर का कोई काम नहीं कर रही थी। ऊपर से मोहन को ही सारा काम करना पड़ रहा था। मोहन का सब्र अब खत्म हो गया था। मोहन शाम को जब खेत से काम करके आया तो वह रानी पे बरस पड़ा। अरे कैसी औरत हो तुम? तुम्हारे होते हुए घर का सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि तुम एक निवाला बनाकर मुझे खिला भी नहीं सकती। क्या तुम्हें इसी दिन के लिए दुल्हन बनाकर लाया था? अरे अरे, आप तो भूल रहे हैं, मैं औरत कहाँ हूँ, मैं तो राक्षसनी हूँ और राक्षसनी ऐसे ही होती हैं। अरे मैंने तुम्हें एक बात क्या बोल दी, तुम तो वही लेकर बैठी हुई हो। हाँ तो तुमने बोला क्यों? हाँ, अब तो मैं बैठूंगी ही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ काम नहीं करती? ठीक है, अब से मैं आराम करूंगी और तुम्हें सारा काम करना। अरे हाँ हाँ, तुम बैठोगे भी क्यों नहीं? यह सब तो तुम पहले से ही चाहती थी। तुम तो एक नंबर के काम चोर जो हो। हाँ हो तो क्या हुआ? और सुनो, मुझे मायके में एक भी काम नहीं करना पड़ता था। मैं तो रानी की तरह रहती थी वहाँ पे। अच्छा, जब मायके में तुम रानी थी तो क्यों कि मुझ गरीब से शादी? मेरी मति मारी गई थी जो मैंने तुमसे शादी की। अब पछता रही हूँ। मोहन रानी की यह बात सुनकर मोहन गुस्से में घर से बाहर आ गया। अगर मैं रोज रोज ऐसे ही खाना बनाता रहूंगा तो यह मेरे भोलेपन का और फायदा उठाती रहेगी। यही बात सोचते सोचते मोहन सीधे अपने काका के घर गया। अरे अरे, आओ मोहन बेटा, कैसे आना हुआ? बहुत भूख लगी है, अगर खाना है तो मुझे खाना दे दो काकी। अरे मोहन बेटा, अरे खाना है ना, आ बैठ, मैं अभी तेरे लिए खाना लगाती हूँ। फिर मोहन के काकी ने मोहन को खाना दिया। मोहन ने भरपेट खाना खाया। फिर उसके काकी ने पूछा, अरे रे, क्या बात है मोहन, तू तो ऐसे खा रहा है जैसे तुझे बरसों से खाना न मिला हो। अब आपसे क्या छुपाना काकी, अब बताओ ना, रानी पे फिर से भूत सवार हो गया है। मोहन अपने काकी से अपनी सारी बातें बता ही रहा था, तभी मोहन का चचेरा भाई चंदन वहां आ जाता है। कुछ दिन पहले मैंने उसे सुपनेखा क्या बोल दिया, वह वही बात लेकर बैठ गई है। घर का कोई काम नहीं कर रही है, यहाँ तक कि खाना भी मैं ही बना रहा हूँ। आप ही बताओ काकी, अगर जुबान से कुछ निकल जाए तो कोई ऐसा करता है क्या? अरे ए भगवान, ये लड़की भी ना, और बेटा तुझे कितना परेशान करेगी। और आप तो जानती ही हो ना काकी, मैं कितना अच्छा खाना बनाता हूँ। कभी मसाला ज़्यादा तो कभी नमक। तो बताओ, कई दिनों से मुझे अच्छा खाना खाने को नहीं मिला, इसीलिए काकी मैं आपके पास खाना खाने को आ गया। अरे अरे बेटा, तो उससे माफी मांग ले, क्योंकि इसी में तेरी भलाई है। आखिर कब तक वो मुंह फुला के बैठी रहेगी? यह बात सुनते ही मोहन का चचेरा भाई चंदन बोला, अरे माँ, यह क्या बात हुई? मोहन पहले से ही इतना भोला है और हर बार मोहन ही माफ़ी क्यों मांगे? मोहन हमेशा माफ़ी मांग लेता है, इस बात का फ़ायदा उठाती है वो चुड़ैल भाभी। अब भाभी से मोहन भाई माफ़ी नहीं मांगेंगे।
हाँ काकी, सही कह रहा है चंदन। हर बार मैं ही माफ़ी क्यों मांगूं? अब तो मैंने ठान लिया है, इस बार मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, चाहे वो अपनी मायके ही क्यों ना चली जाए। वैसे भी मैं भी देखना चाहता हूँ, अगर वो मेरे बगैर खुशी रह सकती है तो मैं चाहूँगा वो अपने मायके जाए और वहीं खुश रहे। यह सब सुन के चंदन फिर से बोला। भैया, आपका यह हाल देखकर मुझे तो इस बात की खुशी है कि मैंने अब तक शादी नहीं की, वरना मेरा भी यही हाल होता है ना भैया। अरे चंदन बेटा, ये तू क्या कर रहा है? एक तो मोहन बेटा दुखी है, ऊपर से तू उसका मजाक उड़ा रहा है। अच्छा अच्छा भैया, आप टेंशन मत लो, मेरे पास एक रास्ता है जिससे भाभी को आपका अहमियत समझ में आ जाएगी और आपसे वह कभी मुंह फुलाकर नहीं बैठी रहेंगी। अच्छा, कैसा रास्ता है, जल्दी बता मेरे भाई। फिर चंदन ने तुरंत मोहन को अपना आइडिया बताया। चंदन, तुझे क्या लगता है ये तेरा आइडिया काम करेगा? हाँ भैया, आप मेरी बात मानो, 100% ये मेरी आइडिया काम करेगा। चल ठीक है चंदन, चल तेरे इस आइडिया पे हम काम करते हैं। उस दिन मोहन घर नहीं लौटा और वह अपने काका के घर ही अंदर वाले कमरे में ही वह सो गया। और काफी रात हो गई थी और इधर रानी को अपने मोहन की फिक्र होने लगी थी। अरे, मैं कब तक इंतजार करूं? अब तक वो कैसे नहीं आए? इतने रात तक तो बाहर कभी नहीं रुकते। लगता है वो आज खेत में ही सो गए हैं और सुबह आएंगे। मोहन का इंतजार करते करते रानी सो गई और सुबह में मुर्गी की आवाज़ सुनकर वह उठी और देखी तो मोहन अभी तक आया नहीं था। अरे, सुबह भी हो गई और अभी तक वह घर नहीं आए। ऐसा करती हूँ, मैं ही खेत पे जाकर देखती हूँ वो घर क्यों नहीं आए। फिर रानी खेत के लिए निकल जाती है। जैसे ही वो खेत में पहुँचती है पर उसे मोहन नहीं दिखता है। रानी परेशान हो जाती है और वो आसपास खेत में काम करने वालों की शान से पूछती है, पर रानी को किसी से भी कोई मदद नहीं मिला और ना कोई जानकारी मिली। अरे भगवान, पता नहीं कहाँ चले गए ये, अब मुझे टेंशन होने लगी है। तभी खेत के पास रानी को गांव के मुखिया मिलते हैं। मुखिया चाचा, क्या आपने मेरे इनको देखा है? नहीं रानी बेटा, मैंने तो उसे 2-3 दिनों से कहीं देखा ही नहीं। अच्छा ठीक है चाचा, पर वो अगर कहीं दिखे तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर। मुझे लगता है वो काकी के यहाँ गए होंगे। मैं एक बार काकी के यहाँ जाकर देखती हूँ। फिर रानी तुरंत काका काकी के घर गई। फिर रानी ने काकी से पूछा, काकी, मेरे वो यहाँ आए थे क्या आपके घर? नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ है? काकी, वो कल से घर नहीं आए हैं, पता नहीं कहाँ चले गए हैं। मैं उन्हीं को ढूंढ रही हूँ। भाभी, कल मैंने भैया को नदी के पास देखा था, शायद अभी वो वहीं हो। क्या कहा? नदी के पास? मैं अभी वहां जाकर देखती हूँ। फिर रानी वहां पहुंची तो मोहन वहीं था और वह नदी में कूदने ही वाला था। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, रुक जाओ। अरे सुनते हो जी, ऐसा मत कीजिए, रुक जाओ। कूदना नहीं नदी में, आपको मेरी कसम, नहीं कूदना है। आप प्लीज मेरे तरफ आए, कृपया करके आप मेरे तरफ आए। अरे, तुम यहाँ भी पहुँच गई, बोलो क्यों आई हो? चैन से कोई तो काम करने दो मुझे। नहीं, आप रुक जाओ। मुझे पता है आप मेरी हरकतों से परेशान होकर नदी में कूदने जा रहे हो। आप ऐसा मत करो, रुक जाओ। बेवकूफ रानी, वो तो इतना भी नहीं समझ सकी। मोहन नदी के पास रहने वाले बाबा से मिलने आया था, जो कि उसके रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से परेशानी की कोई उपाय बता सके। यह सब देखकर मोहन ने इस अवसर का फायदा उठाना चाहा और बोला, अरे रानी, तो मैं क्या करूं? मैं परेशान हो चुका हूँ, रोज रोज की लड़ाई और झगड़ों से मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर मैं यहाँ आया। यह सब देखने के बाद रानी को कुछ समझ नहीं आया कि वह क्या करे, तो वह तुरंत रोकर बिनु मोहन से माफ़ी मांगने लगी।
नहीं, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं आज से कभी आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं करूँगी और ना मैं कभी आपको परेशान करूँगी, और मैं घर का सारा काम मैं ही करूँगी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और घर चलिए। फिर मोहन इस अवसर का फ़ायदा उठाया और अपने मन की इच्छा भी रानी से बोल दी। ठीक है, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी मुझे सबसे चुभने वाली आदत है कि तुम हर बात में अपने मायके वाली बात मत किया करो। अपनी मायके वाली बात मुझसे मत कहा करना। यह बात मुझे बहुत चुभती है। रानी के पास मोहन की बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। हाँ जी, मैं आपसे वादा करती हूँ, आज के बाद से मैं कभी अपने मायके वाला बात आपको याद दिलाकर ताना नहीं मारूंगी। अब तो आप मेरे साथ चलिए। ठीक है, चलो, माफ करता हूँ तुम्हें, और कर भी क्या सकता हूँ, प्यार जो करता हूँ तुमसे। फिर क्या था, रानी और मोहन दोनों घर आ जाते हैं। रानी पूरी तरह से बदल गई थी। रानी घर का सारा काम करती थी और मोहन के घर आने से पहले ही खाना तैयार करके रखती थी। ओहो, क्या बात है रानी, आजकल तुम तो पूरी बदल गई हो और घर का साफ सफाई भी बहुत रख रही हो। और वाह, तुम्हारे हाथ का खाने का तो क्या ही कहना, इतना स्वादिष्ट खाना, वाह। क्या जी, आप भी बस भी कीजिए, अब और तारीफ मत कीजिए मेरी। चुपचाप से खाना खाइए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। रानी और मोहन अब बहुत खुश थे। रानी में इतना बदलाव आ गया था कि मोहन के पास खेतों में भी मिलने जाया करती थी। अजी, आप कितना मेहनत कीजिएगा, चलिए अब घर भी चलते हैं। नहीं रानी, थोड़ी देर और रुक जाते हैं। अगर तुम थक गई हो तो चलो पेड़ के पास बैठ के आराम कर लेते हैं। रानी और मोहन पेड़ के पास बैठ के आराम कर रहे होते हैं। तभी मोहन का चचेरा भाई चंदन वहां से गुजरता है और उस दोनों को देखता है। अरे, मोहन भाई और रानी भाभी साथ में, वो भी इतनी हंसी खुशी से। लगता है नदी वाले बाबा के पास जाने से काम बन गया है मोहन भाई का। चंदन इतना सोचकर मोहन के पास जाने लगा और मोहन की पत्नी चंदन को देखकर घर चली गई और चंदन मोहन से बोला, भैया, ओ भैया, ओ मोहन भैया, जरा मेरी बात तो सुनो। अरे चंदन मेरे भाई, तू रुक रुक, मैं अभी तेरे पास आता हूँ। फिर मोहन खुशी खुशी चंदन के पास आता है और खुशी खुशी अपनी खुश भरी कहानी सुनाने ही वाला था। तभी चंदन बोलता है, भैया, ओ भैया, आज आप तो बहुत खुश लग रहे हो। और ये मैंने क्या देखा, भाभी आज खेतों में आपके साथ आई थी। भाभी में इतना बदलाव देखकर मैं तो हैरान रह गया। लगता है नदी वाले बाबा की कोई उपाय काम कर गई भाभी के। अरे चंदन, एक बात बोलूंगा तो तू मानेगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा क्या हुआ भैया जो मैं आपका बात नहीं मानूंगा? चंदन मेरे भाई, मैं सच सच कह रहा हूँ, मैं तो उस दिन नदी वाले बाबा से मिल ही नहीं पाया। क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हो? अगर आप नदी वाले बाबा से नहीं मिले तो यह जादू कैसे हो गया? भाभी आखिरकार इतना बदल कैसे गई? चंदन, जब मैं नदी के किनारे बाबा का इंतजार कर रहा था, तभी वहां रानी आ गई। और रानी को मुझे नदी किनारे देखकर ये लगा कि मैं उससे परेशान होकर मैं नदी में कूदने वाला हूँ। और क्या, मुझे नदी के किनारे देखकर वो रोने लगी। और फिर क्या, मैंने भी मौका पे चौका मार दिया और उससे उसकी सारी गलतियां गिनवा दी। अरे वाह, क्या बात है भैया, क्या किस्मत बदली है आपकी। करने क्या गए थे और क्या हो गया। वाह, क्या बात है, क्या बात है। हाँ चंदन, तुम सही कह रहे हो। खैर छोड़ो ये सब, मुझसे मेरी रानी सुधर गई, मेरे लिए यही काफी है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है। बस मुझे मेरी रानी मिल गई, मुझसे बहुत प्यार करने लगी है रानी, टाइम पे खाना भी बना कर देने लगी है रानी। हाँ भैया, यह बात तो आपने सही कहा। जो भी हुआ अच्छा हुआ। ठीक है भैया, अब मैं चलता हूँ। हाँ भाई, ठीक है,
काकी को भी रानी की सुधरने वाली बात बता देना, पर पूरी कहानी मत बता देना। इसी तरह दिन हंसी खुशी बीत रहे थे। मोहन और रानी में लड़ाई नहीं हो रही थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद रानी फिर से मोहन को ताना मारने लगी। एक रात जब मोहन खेत से लेट आया तो रानी ने बहुत ही तीखी आवाज में कहा, अच्छा आ गए हो? कहाँ से घूम के आ रहे हो और आज इतनी देर कैसे हो गई तुमको? कुछ नहीं रानी, आज थोड़ा खेत में ज्यादा काम था, इसीलिए आज लेट हो गई आने में। अच्छा, बहुत अच्छा तरीका है झूठ बोलने का। बोलो बोलो, खूब झूठ बोलो तुम। मोहन बहुत ही थका हुआ था, इसीलिए वो रानी की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मोहन और रानी रात में दोनों खाना खाए और वो सो गए। धीरे धीरे रानी और मोहन के बीच झगड़े होने लगे और रानी लड़ाइयाँ स्टार्ट कर दी। फिर सुबह सुबह जब मोहन खेत की तरफ जा रहा होता है, तभी रानी से कहता है, रानी, ओ रानी, मैं जा रहा हूँ खेत में काम से, तुम अपना ध्यान रखना। इतना बात सुनते ही रानी चिल्ला पड़ी, हाँ हाँ, मैं खूब समझती हूँ तुम्हारी बातों को। रोज खेत के बहाने जाकर ना जाने कहाँ कहाँ घूम रहे हो तुम। मोहन को रानी की कोई भी बात समझ नहीं आई और वो खेत पे काम करने के लिए चला गया। मोहन ने दिन भर खेतों में मेहनत की, मगर वो रानी की बातों को भूल नहीं पा रहा था। मुझे रानी की कोई भी बात समझ नहीं आई, आखिर वो कहना क्या चाहती थी। चलो कोई बात नहीं, जो भी कहना चाहती हो, आज मैं रानी के लिए कुछ अच्छा सा ले जाऊंगा, ताकि उसे देखकर सारे गिले शिकवे दूर हो जाए रानी की। उस शाम मोहन रानी के लिए कुछ तोहफा लेकर आता है। घर पहुंचता है तो देखता है रानी सो गई है। तभी वो रानी को आवाज लगा के कहता है, रानी, ओ मेरी प्यारी रानी, रानी उठो तो, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। लेकिन रानी मोहन की कोई भी बात नहीं सुनी और वह सोई की सोई रह गई। मोहन को कुछ समझ नहीं आता है, तो मोहन ने सोचा हो सकता है कि रानी की तबीयत खराब हो और वह रसोई घर में खाना बनाने के लिए चला गया। लेकिन मोहन रसोई घर में जैसे ही गया तो उसने देखा रानी ने उसके प्लेट में खाना निकाल कर रख दिया है। क्या हो गया मेरी रानी को? आखिर मेरी रानी ऐसे बर्ताव क्यों करने लगी है? किसकी नजर लग गई मेरी रानी को? मोहन को दाल में कुछ काला लगता है, तो वह सोचता है, चलो आज रानी को सोने देता हूँ, वह सुबह उठेगी तो मैं इस बारे में बात करूँगा। आखिर उसका बर्ताव इतना बदल कैसे गया? कल तक तो वो अच्छी भली थी। फिर मोहन भी रूम में जाकर सो जाता है। फिर अगली सुबह मोहन खेत में जाने से पहले रानी से बात करने के लिए, रानी, ओ रानी, रानी कहाँ हो तुम? जरा यहाँ आओ तो, मुझे कुछ तुमसे बात करनी है। रानी, सुन रही हो मुझे? मोहन की इतना आवाज़ देने पर भी रानी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। फिर मोहन सोचता है कि रानी रसोई घर में होगी, इसीलिए वह रानी को ढूंढने रसोई घर में पहुंचा। तो उसने देखा कि रानी ने पहले ही मोहन के लिए खाने का डब्बा बांधकर किचन में रख दिया था। मोहन खाने का डब्बा लेकर खेत के लिए निकल जाता है, लेकिन मोहन रानी के बदले हुए बर्ताव को सोच सोचकर परेशान हो रहा था। तभी उधर से चंदन गुजर रहा होता है और मोहन को परेशान देखकर मोहन से बोलता है, भैया, ओ भैया, क्या हुआ? आज बहुत परेशान लग रहे हो, क्या हुआ भैया? अब क्या बताऊं चंदन, पता नहीं कुछ दिनों से रानी को क्या हो गया है। कुछ दिनों से उसका बर्ताव एकदम बदल सा गया है, बिल्कुल वो पहले जैसी हो गई है। क्यों भैया, ऐसा क्या किया तुमने? हाल फिलहाल में कुछ हुआ था क्या? नहीं चंदन भाई, कुछ खास तो नहीं हुआ था, बस बीच में खेत में ज़्यादा काम होने से मैं घर थोड़ा लेट जा पा रहा हूँ, तब से ही उसका बर्ताव बदला हुआ है। अच्छा, बस इतनी सी बात? एक काम करो भैया, आज घर जल्दी चले जाओ। देखना, आज तुम्हें जल्दी घर देखकर रानी भाभी की मिजाज एकदम सही हो जाएगा। ठीक है भाई, जैसा तुम कहो, आज मैं ऐसा ही करता हूँ। आज मैं जल्दी से घर चला जाता हूँ।
फिर क्या था, मोहन अपने खेत के काम जल्दी जल्दी निपटाकर वो घर चला गया। घर पहुंचकर वह रानी को आवाज़ लगाता है। रानी, ओ रानी, अरे रानी तुम कहाँ हो? मोहन के इतना आवाज़ देने के बाद भी रानी की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, तो मोहन उसे ढूंढने के लिए रसोई घर में जाता है। जब मोहन रसोई घर में पहुंचता है तो वो देखता है कि रानी और बगल वाली मीना भाभी आपस में बात कर रही होती है। वहीं मोहन एक कोने में खड़ा हो जाता है और उनकी बात सुनने लगता है। रानी भाभी, आप अपने पति पे ध्यान दीजिए। इस पतियों का कोई भरोसा नहीं है। काम का बहाना करके रात को देर से आते हैं और काम का बहाना करके ही वो बात को काट देते हैं। हाँ भाभी, आपने ये बात तो सही कही। मेरे पति भी रात को देर से आ रहे हैं, इसीलिए मैं उनसे ढंग से बात नहीं कर रही हूँ, ताकि उन्हें अपने गलती की एहसास हो जाए। हाँ भाभी, तुम बिल्कुल सही कर रही हो। अगर तुम्हें अपने पति को काबू में रखना है तो तुम्हें अपने पति से थोड़ी टेढ़ी बनकर रहना होगा, तभी वो तुम्हारा हर बात मानेगा। वरना जैसे ही तुम उसकी चलती पे चलने लगोगी, फिर तो वो तुम्हें उंगलियों पे नचाने लगेगा। इसीलिए भाभी, टेढ़ी उंगली टेढ़ी। फिर रसोई घर में खड़ा मोहन को रानी के बदले हुए स्वभाव का कारण पता चल जाता है। रानी और मीना भाभी आपस में बात ही कर रही होती हैं, तभी मोहन सामने आ जाता है और मोहन को देखकर मीना भाभी वहां से चली जाती हैं। क्या बात है रानी, मीना भाभी की कुछ बातें सुनकर तुम मुझ पे शक करने लगी? मीना भाभी तो अपना घर संभाल नहीं पाती हैं और अपना घर खराब करने आ गई। उन्हें मौका तो तुम ही दे रही हो रानी। मैं वैसा नहीं हूँ, तुम मुझ पे शक मत किया करना। नहीं जी, आप यह क्या कह रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस ऐसे ही थोड़ा परेशान थी, इसीलिए मैं ऐसा बर्ताव कर रही थी। देखो रानी, आज मैं तुम्हें यह बात समझा देता हूँ। अगर तुम्हें कभी भी मुझसे कोई दिक्कत हो तो तुम सीधा मुझसे बात करना, ना कि कभी कभी किसी के चढ़ाने से चढ़कर मुझसे नाराज हो जाना या मुझसे उल्टी सीधी बातें करना। मैं तुम्हें दिलासा दिलाता हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ और मैं पक्का वादा करता हूँ कि मैं हमेशा अब टाइम पे घर आ जाया करूँगा। फिर मोहन रानी को अपनी बातों से दिलासा दिला देता है और रानी भी मीना भाभी की सारी बातें भूल जाती है और वो अपने पति पे विश्वास कर लेती है और इसी तरह दोनों हंसी खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि कोई चाहे कितना भी गलत सिखाए, पर हमें अपनों के बारे में शक नहीं करना चाहिए। अगर कोई वैसा बात भी होती है तो हमें आपस में बात करके सुलझा लेना चाहिए।